हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सेशन। आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आपको पता है बिहार बोर्ड में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मैट्रिक एग्जाम में, और उसमें से सिर्फ 40 सवाल बनाना है। तो ये जो इस तरह से जो वीडियो मैं ला रहा हूँ उसी पे पूरा फोकस किया हूँ कि 40 ऐसा सवाल लाऊं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट टैली करे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से वीडियो जो आपके पास आ रही है, इसको मिस मत कीजिएगा और हर वीडियो को देखिए। कभी कभी मैं 80 क्वेश्चन भी लाता हूँ, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है। फिलहाल ये वीडियो का पूरा टारगेट है 40 में 40 बनाने का। तो देखते हैं आज का विजेता कौन होता है, कौन कौन बच्चे 40 में 40 बनाएंगे, और जो 40 में 40 बनाएंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में छापेंगे यस सर मैंने बना लिया, क्योंकि आपकी ईमानदारी को आई फॉलो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और पहली बार तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। बड़ा ही मजेदार दमदार तरीके से पढ़ते हैं जी। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखें, आपके स्क्रीन के सामने हाजिर होता है। देखिए, दिख रहा है आपको सवाल? यस, पूरा क्लीन दिख रहा? हाँ, पूरा क्लीन दिख रहा आपको। आइए, तो अब यहाँ पे एक एक सवाल को करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ध्यान से पढ़ते सभी सवाल को। और आपके सवाल यहाँ पे हाजिर है। सवाल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला सवाल बोलता है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है। स्वच्छ मतलब एकदम साफ सुथरा, जिससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है, उसको बोलता है स्वच्छ ऊर्जा। ऑप्शन देखिए, कोयला। भाई साहब, कोयला जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है ना। लकड़ी से भी धुआं ज़्यादा होता है। प्राकृतिक गैस, हाँ ये जो है नेचुरल गैस है, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी। तो ये जो है इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे स्वच्छ ऊर्जा। क्या बोलेंगे? स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। आगे सवाल देखें, ये देखिए सवाल नंबर 2 क्या बोलता है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 बोलता है एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। लेकिन हार्मोन कैसा हार्मोन है? नर लिंग हार्मोन है या मादा लिंग हार्मोन है या पाचक रस है? तो सबसे पहले जानिए, एंड्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है ना, लेकिन नर लिंग या मादा लिंग? तो एंड्रोजन है। क्या है? एंड्रोजन। तो ये पाया जाता है किसमें? नर लिंग में। किसमें? नर लिंग में। और इसी तरह के एक ठो और है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। क्या नाम है जी? एस्ट्रोजन नाम है। ओके, तो अगर आपसे पूछेगा एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, तो मादा लिंग हार्मोन है, और एंड्रोजन कैसा हार्मोन है? नर लिंग हार्मोन है। उम्मीद है कि आपका बिल्कुल सबका सही आंसर जा रहा होगा। चलिए, नॉर्मल सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। एक मैक्रो एम्पियर, ये क्या है? एक मिली एम्पियर, ये पढ़ेंगे मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, यानी कि 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? तो देखिए 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -6। तो 1 मिली एम्पियर बोलेगा तो 10 पर पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बोला जाए 10 पर पावर -6, तो ये होता है 1 माइक्रो एम्पियर। देखिए ऐसे 1 माइक्रो एम्पियर 10 पर पावर -6 और 1 मिली एम्पियर 10 पर पावर -3। अब बता छोटा कौन है? ये छोटा या ये छोटा? देखो भाई, माइक्रो मिनी से छोटा माइक्रो होता है, तो ये छोटा है और उससे ये बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखें। 3 नंबर का सवाल क्या बोलता है? दांत की सबसे ऊपरी परत जो है उसको क्या कहते हैं? दांत की जो सबसे ऊपरी परत है, जो हमको दिखाई पड़ता है, दांत की सबसे ऊपरी परत, उसको क्या बोलते हैं? टेंडाइन बोलते हैं, या एनामेल बोलते हैं, या अस्थि कहते हैं, या क्राउन कहते हैं? तो जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एनामेल। क्या होगा? एनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो गया। चलिए 5वां सवाल पढ़ते हैं। 5वां सवाल ये बोलता है जी कि आभूषण यानी कि ज्वेलरी, आभूषण बनाने में कौन सा बनाने वाला सोना होता है? मतलब जब आभूषण जो बनाते हैं ना, जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो सोना, कितना सोना यूज होता है उसमें? क्या 24 कैरेट सोना यूज होता है, या 22 कैरेट होता है, या 16 कैरेट, या 15 कैरेट? देखिए सोना बहुत ही ज़्यादा तन्य वाला पदार्थ है ना, बहुत ही तन्यता वाला है, तत्व है। उसको सबसे ज़्यादा लंबी लंबी पतली पतली तारें बनाई जा सकती है, बहुत मुलायम होता है। अगर वही 24 कैरेट सोना, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, अगर 24 कैरेट से हम बना दे नाक की बाली या कान के ईयरिंग बना दे, जो ज्वेलरी होता है, तो उस रूप में ढल नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा। इसीलिए उसको 22 कैरेट लिया जाता है सोना को, और बाकी जो 2 कैरेट है उसमें तांबा वगैरह मिला के बनाया जाता है, तो इसलिए हार्डनेस उसमें आता है। तो जो ज्वेलरी बनाने में 22 कैरेट सोना का यूज करते हैं। लेकिन बोलेगा शुद्ध सोना कितना होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आगे सवाल पड़ता है, तांबा एवं टिन जो है मिश्र धातु है,
तो तांबा और टिन धातु मिला तब बना क्या, मिश्र धातु। आपसे सवाल पूछा जाएगा मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके एक अलग प्रकार के पदार्थ बनाते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो तांबा टिन ये है कांसा, किसका है, कांसा का मिश्र धातु है, इसको बोलते हैं ब्रोंज, कभी कभी ब्रोंज भी बोलता है कांसा का, ठीक है ना, ब्रोंज। सोल्डर का आपने पढ़ा होगा, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, सीसा टिन, किसका, सीसा का और प्लस टिन का। ये भी पूछा सवाल में। पीतल पूछा भाई, पीतल तांबा और प्लस जस्ता, है ना, तांबा जस्ता, तांबा जस्ता, ठीक है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 7 देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। हम लोग पढ़े हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि उसको हम करंट जब देते हैं तो उसका पाठ पुर्जा जो है काम करना शुरू कर देता है। तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन, विद्युत मोटर। और इसी को उल्टा बोला जाएगा डायनमो या जनित्र, डायनमो या जनित्र बोलेगा, इसी को उल्टा डायनमो या जनित्र, डायनमो या जनित्र। तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, डायनमो या जनरेटर, मतलब जनरेटर। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, मोटर, ठीक है। चलिए क्लियर रखेंगे कंसेप्ट को। इसी प्रकार सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, एक सवाल को मिस नहीं करना है। और आपकी ईमानदारी का मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में कि आप कितने अच्छे कमेंट कर रहे होगी। सिरका किसका जलीय विलयन है, मतलब सिरका किसका जलीय विलयन है। देखिए नींबू के रस का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या ऑक्सीजन का, या एसिटिक अम्ल का। ऐसे आपको वहाँ पे ऑक्जेलिक होना चाहिए था। चलिए तो सिरका जो है किसका जलीय विलयन है, किसका है, ये है एसिटिक अम्ल का, है ना। एसिटिक अम्ल का जो है जलीय विलयन है। सवाल ऐसे ही बनता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए एसिटिक अम्ल जो है इसको बोलते क्या, एथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, एथेनोइक भी बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। CH3COOH इसका सूत्र भी होता है, ओके। चले आगे सवाल बढ़ते हैं। सवाल देखो, सवाल क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। बहुत ही सुपर वाला सवाल है जी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब समझे, जब एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार के चारों तरफ जो है चुंबक का क्वालिटी, चुंबक का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ये बताया किसने, ये किसने बताया, फैराडे ने बताया, या ऑस्टेड ने बताया, या एम्पियर ने, या बोर ने। तो ऑस्टेड ने बताया, क्या, ऑस्टेड ने बताया था, ठीक है। आगे देखिए सवाल है, नीला थोथा, नीला थोथा को बोलते हैं ब्लू विट्रोइल, क्या, ब्लू विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल, या तो फिर ब्लू कशिश या नीला कशिश बोलते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, अब बताओ रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, फेरस सल्फेट, नीला थोथा का सूत्र क्या होगा, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ये भी ध्यान में रखिएगा, 5 भाग पानी होता है ना। कभी कभी ऑप्शन ऐसा देता है कि चारों ऑप्शन सेम रहेगा, खाली यहाँ पे पानी की मात्रा चेंज रहेगा। तो 5 भाग पानी होता है नीला थोथा में। और ये जो देख रहे हैं फेरस सल्फेट, यहाँ पे ये भी जाती है, फेरस सल्फेट जो है ये जो होता है हरा कलर का होता है, क्या, ये जो है हरा कलर का होता है, इसको बोलते हैं हरा थोथा, ठीक है, हरा कलर का होता है। आगे सवाल पर, निकेल परमाणु, निकेल का परमाणु संख्या कितना है, निकेल, बहुत अच्छा सवाल। निकेल का परमाणु संख्या कितना है, तो 28 जो है निकेल का परमाणु संख्या है। 26 आपने पढ़ा होगा आयरन का, है ना, आयरन का 26 होता है जी, ओके। ये आपने पढ़ा होगा गोल्ड का होता है, क्या होता है, ये गोल्ड का होता है। चलो इसका बताओ आप लोग कि ये किसका परमाणु संख्या है, 53 परमाणु संख्या किसका होता है। ये गोल्ड का हो गया 79, आयरन का हो गया 26, 28 हो गया निकेल, 53 किसका परमाणु संख्या है, आप लोग मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं जी, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। दीवार को पेंट करना है, व्हाइट करना है, तो किसका यूज करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का, किसका यूज करेंगे। तो आपने पता है पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड। एक सवाल ऐसे पूछता है, एनसीईआरटी में सवाल है, कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग करते हैं पेंट करने में। पदार्थ बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा,
कौन सा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन पेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जलीय विलयन, क्योंकि इसमें जब पानी डालेंगे तब ये बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बूझा हुआ चूना और ये बिना बूझा चूना, ठीक है। तो बोलेगा कौन सा पदार्थ जिसका जलीय विलयन का यूज करते हैं पेंट करने में, तो फिर ये भी आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ बोला किस विलयन का उपयोग करते हैं, तो विलयन को ना ये वाला विलयन है, ठीक है। ये दोनों का ख्याल रखिएगा, सवाल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? यानी कि पेड़ पौधे में जो पत्तियां मुरझा जाती है ना, किसके कारण मुरझाती है? ऑक्सिन के कारण, या साइटोकाइनिन के कारण, या एब्सिसिक एसिड के कारण, या जिब्रेलिन के कारण? बताओ जरा कौन सा हाइड्रोकार्बन, कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक अम्ल। कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। ये जो है इसको बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन, ये पेड़ पौधों को बढ़ने से रोक देता है। और यहाँ देखें महाजन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों पौधे को उगने में हेल्प करता है। तो दोनों का होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो पौधा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर ये सब नहीं होगा तो लंबे नहीं होगा फिर। तो ये दोनों जरूरी है, ठीक है ना, दोनों काम जरूरी होना है। आगे है श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है? हम जो श्वसन करते हैं ना, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हम लोग सांस लेते, ब्रेथ लेते हैं, तो किसका ऑक्सीकरण किसका होता है? देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, प्रोटीन का होता है, ग्लूकोज का होता है, कोई नहीं। किसका होता है ऑक्सीकरण? जब हम श्वसन करते हैं तो मुख्य रूप से ऑक्सीकरण किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। ओके, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरा प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं? जो ग्रीन होता है, हरा प्रोटोजोआ। कवक, यूग्लिना, अमीबा, हाइड्रा। तो याद कीजिएगा, हरा प्रोटोजोआ जो है यूग्लिना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना को कहा जाता है। आगे सवाल देखें, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? कौन गैस? अमोनिया गैस अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हैबर विधि। सवाल बनेगा कि अगर अमोनिया गैस बनाने में किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? हैबर विधि का। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? लौह चूर्णे का, या प्लेटिनम का, या निकेल का, या क्यूपिक क्लोराइड का? बताओ क्या होगा? तो इसमें यूज करते हैं लौह चूर्णे का। क्या? लौह चूर्णे का, यानी कि लोहा का इस्तेमाल करते हैं, लौह चूर्णे का। चलिए सवाल नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? युक्ति है यहाँ पे, है ना, युक्ति मतलब होता है मशीन। किस मशीन से विद्युत धारा निकलता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एमीटर का काम क्या है? धारा को मापना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? धारा की उपस्थिति को मापना, कि धारा है या नहीं है। और ये जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब हम इसको हैंडल को जब खूब चलाते हैं कस के, तो पूरा पार्ट पूरा चलने लगता है, और चलने के बाद क्या होता है? करंट निकलने लगता है कि नहीं? तो ये हो गया जनित्र, जो है ऊर्जा निकालता है, विद्युत ऊर्जा। चलिए आगे सवाल है, साबुन के साथ तत्परता मतलब एकदम आसानी से, अच्छी तरीके से झाग बनाने वाला जल कौन सा? मतलब किस प्रकार के जल में अगर साबुन से कपड़ा वगैरह धोएंगे, किस तरह के जल में तो अच्छे तरीके से साबुन से झाग निकलेगा? क्या मृदु जल होगा, क्या वो खनिज जल होगा, क्या कठोर जल होगा, या प्राकृतिक जल होगा? कौन सा जल होगा? देखो, मृदु जल हमारा राइट आंसर होगा। मृदु जल को बोलते हैं मुलायम जल। मतलब मुलायम जल का मतलब जल भाई सर मुलायम कैसे होता है? देखो, कठोर जल तो जानते हैं, कठोर जल जिसको खारा पानी बोलते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं खारा जल बोलते हैं या खारा पानी बोलते हैं। इसमें कपड़ा नहीं सही हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? धोबिया सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, ताकि पानी को क्या करे? कठोरता को कम कर दे, पानी की कठोरता को कम कर दे। अब यहाँ पे जो मृदु जल है, वही तो मृदु जल, जो मुलायम जल, जो कठोर जल नहीं है, उसमें जो है साबुन आसानी से झाग बना लेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? इथाइल एल्कोहल, देखिए क्या है? इथाइल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है, इसका बोलते हैं एथेनॉल भी कहते हैं, इसको एथेनॉल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एथेनॉल भी कहेंगे। अब बताओ इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा? ठीक है ना, देखिए ओके, तो यहाँ पे देखो इथाइल एल्कोहल आ गया। ओके ठीक है, ओके, तो इथाइल को C2H5OH क्या बोलेंगे? C2H5OH एथेनॉल है, वही इथाइल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं, C2H5OH बोलेंगे, ठीक है ना। इथाइल 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा है, आई थिंक ये भी होना चाहिए। जैसे इथाइल का फार्मूला क्या होता है? एथेनॉल का फार्मूला होता है C2 एथाइल का, सॉरी नहीं, ठीक इथाइल है, ठीक है,
हम इथाइन समझ रहे थे, इथाइल, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। इसी को एथेनॉल भी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, बी वाला आंसर सही आंसर होगा। चलिए आगे देखें, ये सवाल देखें। फ्लोएम उत्तकों द्वारा, फ्लोएम उत्तकों, जो फ्लोएम उत्तक होता है ना, जाइलम फ्लोएम, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस रूप में? जो पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस शक्ल में होता है? क्या वो ग्लूकोज के शक्ल में होता है, क्या वो लैक्टोज के शक्ल में होता है, क्या वो फ्रक्टोज के शक्ल में होता है, या क्या वो सुक्रोज के शक्ल में होता है? ठीक है, तो याद कीजिएगा कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के द्वारा। किसके द्वारा? सुक्रोज के द्वारा। ओके, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सुक्रोज के द्वारा। आगे सवाल है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? फ्राइंग पैन कहते हैं, पैन मतलब क्या होता है? कढ़ाई। फ्राइंग मतलब जिसे फ्राई, जिसमें फ्राई करते हैं हम लोग, है ना, जिसमें फ्राई करते तलते हैं, तो कढ़ाई, वही पैन मतलब कढ़ाई है, तो जिसमें हम लोग फ्राई करते हैं। तो उसमें क्या अगर हम गिरीज लगाएंगे, गिरीज जानते हैं ना, जो गाड़ी के चक्का में लगता है गिरीज, तो गिरीज लग सकता है क्या? गिरीज लगा देंगे, तवा पे को हीट करेंगे तो फिर सारा खाने बर्बाद हो जाएगा फिर, ठीक है ना। पेंट लगाएंगे तो पेंट भी उड़ जाएगा, जो हीट होगा तो पेंट ऑटोमेटिक छूट जाएगा, पेंट हीट होगा तो क्या करेंगे? जिंक की परत चढ़ाएंगे। किसको? जस्ता की परत चढ़ा देंगे जी। क्या करेंगे? जस्ता की परत चढ़ा देंगे, तब वो सुरक्षित रहेगा। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे अभिसारी और अपसारी कहते हैं? देखिए दोनों यहाँ पे सवाल है, अभिसारी और अपसारी। तो पहले अभिसारी है तो देखना है इसमें पहले अभिसारी कौन है, फिर बाद में अपसारी है तो देखना है बाद में अपसारी वाला कौन है। देखिए अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? बताओ बताइए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ध्यान से बताओ। तो देखो हम लोग दर्पण पर, दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी तो बोलते हैं, कंफर्म है। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। और अवतल लेंस जो है उधर अपसारी हो जाता है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस क्या होगा? अभिसारी। लेकिन यहाँ पे देखो गड़बड़ है, चलिए आगे देखें। अवतल लेंस तो पहले होगा नहीं, अभिसारी है तो फिर लेंस होगा नहीं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी, कोई भी देख ले, आगे पीछे किसी भी करके देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आगे पीछे रहे, देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या पहले अभिसारी, तो ये ठीक अभिसारी है। लेकिन उत्तल लेंस, यहाँ पे लेंस में अगर बात करें तो अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस अपसारी होता है, पता है ना। अवतल लेंस क्या होता है? दर्पण में अभिसारी है अवतल, और वही लेंस में दर्पण, लेंस में अवतल क्या हो जाता है? अपसारी हो जाता है। तो जब लेंस में अवतल अपसारी होता है, उत्तल तो अभिसारी होना चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे ये तो लेंस आ गया, चलो अच्छा देख लेते हैं अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस अभिसारी होता है क्या? अवतल लेंस नहीं होता अभिसारी। उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है अपसारी। चलो एक तो यहाँ पे दिख रहा कि अवतल लेंस अपसारी होता है, तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण तो अभिसारी नहीं होता है, ये भी गया काम से। उत्तल दर्पण अपसारी होता है, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण यहाँ पे आ गया। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, चलो ठीक है। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को, हाँ ये कुछ, उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे, बोलेंगे ना। उत्तल लेंस क्या कहलाएगा? अभिसारी। और उत्तल दर्पण क्या कहलाएगा? अपसारी। अच्छा ये देखते हैं उत्तल लेंस क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस अभिसारी, और अवतल दर्पण को भी अभिसारी कैसे टैली करेगा? ये तो दोनों हो गया अभिसारी, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी वाला। देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस कहलाएगा। अभिसारी दर्पण में अवतल होता है, और अभिसारी लेंस में उत्तल होता है, क्योंकि प्रकाश को इकट्ठा करता है, ठीक है ना। और दर्पण आ गया उत्तल दर्पण, तो क्या होगा? अपसारी। तो हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर। बहुत ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा जी, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल है, हालांकि ऐसे सवाल नहीं पूछेगा तो एक एक सवाल देगा, कौन अभिसारी कौन अपसारी है। मैंने दिया ताकि आप थोड़ा दिमाग लगा सके। एटीपी का पूरा नाम बताइए, क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो एडेनोसाइन ट्रिपल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे डी होना चाहिए, बी हो गया, तो ये होगा आंसर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। इनमें से कौन श्वसन अंग है? नहीं है। श्वसन अंग जानते हैं? फेफड़ा है, ट्रैकिया है, गिल्स है जो मछली में होता है, ठीक है ना। देखिए ट्रैकिया भी है, फेफड़ा भी है, गिल्स भी। मस्तिष्क तो श्वसन थोड़ी नहीं करते हैं, मस्तिष्क श्वसन नहीं करते हैं। इनमें से आगे सवाल पढ़ते हैं, इनमें से किसमें त्रिआबंध होते हैं? समझ रहे हैं ना, त्रिआबंध मतलब 3 बॉन्ड होता है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए ऑक्सीजन पढ़े आप लोग, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है?
ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, बोलता कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी कि इनमें से कौन सा बीमारी है, कौन सा रोग है जो वायरस से होता है। विषाणु मतलब वायरस से होता है, ऐसे कोरोना भी वायरस से होता है, ठीक है ना। तो विषाणु कौन सा है, तो देखिए एड्स से जो है वायरस होता है। चलिए AIDS, इसका आपको फुल फॉर्म कमेंट में कमेंट करना, ठीक है ना, कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो ये होता है वायरस से। 2 होमवर्क मैंने दे दिया अब तक, ठीक है। होमवर्क नोट करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा होमवर्क आंसर। एड्स का पूरा नाम बताना आपको। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ मिलाते हैं तो जो अभिक्रिया होता है वो क्या देता है, मीथेन, एथीन, एथेन या एथाइन। तो देता क्या, एथाइन। ये है IUPAC नाम। इसका रियल नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है, एसिटिलीन। क्या नाम है, एसिटिलीन। ओके, एसिटिलीन नाम इसका सामान्य नाम है, और इथाइन इसका IUPAC नाम है, ठीक है। चलिए आगे सवाल है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए क्या होता है, किसी विद्युत धारावाही, ये है एक परिनालिका, ऐसे एक रड लगा हुआ, ठीक है, जो कि इस तरह से, और आपने पढ़ा ना, इस तरह से जो इसमें तार लगा हुआ है, देखिए तार लगा हुआ है, तार लपेटा हुआ है परिनालिका में। तो जो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इधर से बैटरी जोड़ के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, है ना। तो क्या होता है, अंदर जाता है विद्युत धारा, अंदर जाता है, अंदर से साउथ से नॉर्थ जाता, पता है ना। चुंबक जो बन जा रहा है, तो अंदर जो साउथ से नॉर्थ जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, ठीक है ना। तो ये जो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान, क्योंकि यहाँ पे ध्रुव नहीं है ना, क्योंकि आपने पढ़ा जहाँ पे ध्रुव होता है वहाँ पे विद्युत चुंबकीय का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे ध्रुव कम होता है वहाँ पे चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है। जैसे ये देखिए, साउथ है, नॉर्थ है, तो यहाँ से ऐसे अगर चुंबक निकल रहा, तो आपने पढ़ा है यहाँ पे जहाँ पे ध्रुव बन रहा, यहाँ पे चुंबक का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कम जाता है, यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये जो अंदर से जा रहा ना, हालांकि बाहर क्या होता है, बाहर जो है उत्तर से जाता है दक्षिण की तरफ, और अंदर से दक्षिण से उत्तर तरफ जाता है। तो अंदर में समान रहता है, सभी जगह सभी बिंदु पे करता है, समान रहता है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। सही, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का अंग है, नहीं, हाँ, अंग है। देखिए अंडाशय भी मादा में ही पाया जाता है, गर्भाशय भी महिलाओं में पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी जो है मादा जनन तंत्र का अंग है। नॉर्मल सवाल था। ये सवाल देखिए, पारेख अयस्क, यहाँ पे कौन है जो पारेख अयस्क है। पारा मतलब होता है क्या, मरकरी, क्या बोलते हैं, मरकरी। बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीनेबार, क्या हो जाएगा, सीनेबार जो है पारेख का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है जी, हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, और हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों जो है लोहा का है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों लोहा का अयस्क है, और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीनेबार। चलिए ये सवाल देखिए ध्यान से, बोलता क्या, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कौन नियंत्रित करता है। पत्तियों में होता है अस्टोमाटा, जिसके द्वारा वो श्वसन करता है, ठीक है ना, आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। तो अस्टोमाटा खुलता है, बंद होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना भाई, तो खोलते बंद करते हैं ना, हमारा फेफड़ा भी ऐसे होता है। तो यहाँ पत्तियों में भी अस्टोमाटा होता है, तो उसको खुलने बंद होने के लिए करता कौन, द्वार कोशिका। इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड कोशिका, या गार्ड सेल ही बोलते हैं, गार्ड कोशिका। गार्ड मतलब क्या होता है, जो गार्डिंग करता है, जो दरवाजे पे रहता है। तो ये कंट्रोल करता है खुलना है कि बंद होना है। कौन कंट्रोल करेगा, द्वार मतलब गार्ड कोशिका। आगे सवाल देखिए, सवाल क्या बोलता है, कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है। अच्छा, कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, मतलब सूरज के एनर्जी से कौन ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता है। देखिए भूतापीय ऊर्जा सन से ही होता है जी, पवन ऊर्जा भी सूरज से ही होता है, जैव मात्रा सूरज से होता है, नाभिकीय ऊर्जा ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। हमारा आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, ये क्या है, एल्कोहल है। अब इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कितना आसान सवाल है जी, और एग्जाम में पूछता है, बस जरूरत है आपको रिवीजन करने का, पढ़ने का। ये सवाल डबल रिपीट हो गया। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंब प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, समान होता है। ये सवाल रिपीट हो गया। चलिए तो सवाल रिपीट हो गया, इसके जगह पे फिर हम एक होमवर्क देंगे लास्ट में।
आगे बताइए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की तर्जनी क्या बताती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ, वाम हाथ मतलब बाएं हाथ की तर्जनी उंगली जब फैलाते हैं तो बोलता है कि अगर हम इसको ऐसे फैलाएं, ठीक है ना, तो ये जो है जो ये मध्यमा फिंगर है, मध्यमा फिंगर विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और जो तर्जनी उंगली है वो क्या बताएगी? तर्जनी अंगूठक बगल वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो है बल की दिशा, ठीक है, धारावाहिक बल की दिशा। तो अब बताओ क्या बोला सवाल में? तर्जनी। जो पूछ ले, इस तीनों में से जो पूछ ले, तर्जनी बोलेगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, आगे सवाल देख लेते हैं। चुंबक क्षेत्र को मात्रक, चुंबक क्षेत्र को मात्रक टेस्ला किसने दिया? अच्छा, चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। सवाल पूछेगा कि चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला भी होता है। ये किसने दिया मात्रक? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो टेस्ला होता है, ऑस्टेड ने दिया था। और अच्छा, कहीं कहीं मात्रक ऑस्टेड भी लिखता है, ठीक है, कहीं कहीं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और ऑस्टेड दोनों लिखता है। तो यहाँ पे ऑस्टेड यहाँ पे नाम है वैज्ञानिक का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इन्होंने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, टॉर्च, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया था? देखिए, टॉर्च में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, गाड़ी के हेड लाइट में हो गया, मरीजों के देखने वाला जो दर्पण होता है उसमें हो गया, फिर हजामत जो बनाता है दाढ़ी वाड़ी वो हो गया, बता तो दिए हैं लगभग, ठीक है ना। फिर टॉर्च हो गया, एक होता है ना सर्च लाइट होता है, हाँ, जो सर्च करता है। तो इसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। और भट्टी में यूज होता है ना, सौर ऊर्जा में, सौर भट्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं जी। धारा की उपस्थिति मापी जाती है, धारा की उपस्थिति किससे मापी जाती है? धारा प्रेजेंट है कि नहीं है, ये उपस्थिति किससे मापते हैं? धारा की उपस्थिति मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। किससे मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। आगे सवाल है, डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है? डीएनए हमारे बॉडी में जो डीएनए है, हाँ ठीक है, डीएनए, तो ये डीएनए जो है कहाँ उपस्थित रहता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये रहता है कहाँ भाई? लाइसोसोम में, केंद्रक में, गोल्जी काय में, इनमें से कोई नहीं, क्या होता है? केंद्रक में रहता है ना, केंद्रक में रहता है। और आखिरी सवाल आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। सवाल यहाँ पे देखिए, 30वां सवाल क्या बोलता है? बोलता है क्या है जी कि रेजिन, हाँ बड़ा मस्त सवाल है, कि रेजिन और गोंद कहाँ जमा होता है? रेजिन और गोंद ये है पादप का उत्सर्जी पदार्थ, जो पादप पौधा से निकलता है। तो रेजिन और गोंद कहाँ रहता है भाई? वृक्ष के छाल में, पुराने फ्लोएम में, पुराने जाइलम में, जड़ों में। कहाँ रहता है? तो ये रेजिन और गोंद रहता है पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में रहता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, पुराने जाइलम में। चलिए, एक सवाल तो मैंने 2 होमवर्क दे दिया, आपको याद है ना। तीसरा होमवर्क आपको ये है, तीसरा होमवर्क ये देते हैं आपको कि जो शक्ति होता है ना, शक्ति, हाँ, शक्ति का जो है सूत्र आपको लिखना है। शक्ति का सूत्र कौन कौन सूत्र होता है शक्ति का, कमेंट करेंगे। मेरे ख्याल से 4 सूत्र आपको मैंने बताया था, ओके। इन शक्ति का सूत्र नीचे कमेंट करेंगे। तो एक तो पी बराबर कौन कौन होता है, जो जो होता है सब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपकी क्लास आज कैसी लगी, क्लास मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में। और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, है ना। आप जो है ना, इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी तो आप आराम से जो है यहाँ पे क्लास कर पाते रहोगे। तो ध्यान दीजिएगा वीडियो पे, सवाल मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग बाद में आए तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके बताइएगा, होमवर्क आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो लाए। और हाँ भाई, लाइक कीजिएगा, तब हमारे अंदर एक आग ज्वाला जलेगा ना, तब लगेगा हाँ फिर से बनाना है मुझे अच्छी वाली वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।